Hello friends, welcome to my channel, The Right Guidance. In this video, we'll discuss about the Prime Minister and Council of Ministers. So let's begin with the chapter. So, इस स्लाइड का कंटेंट है हमारा इंट्रोडक्शन टू पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. हम इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, इनका अपॉइंटमेंट, फॉर्मेशन और टेन्योर क्या होता है, प्लस इनकी पावर्स, पोजीशंस और इनमें डिफरेंस क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट में. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो इस स्लाइड में हम हायरार्कीज ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सबकी कुछ ना कुछ पोजीशन होती है क्लास में, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. वैसे ही प्रधानमंत्री के बाद भी कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हो. सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है. फिर उसके नीचे आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी कई कैटेगरीज होते हैं. जैसे पहले हो गए हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद जो आते हैं वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि जूनियर होते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर से. उसके बाद आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, जिनको अटैच कर दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर से या मिनिस्टर ऑफ स्टेट से. उसके बाद आते हैं हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज. हालांकि इतने पॉपुलर नहीं होते हैं, इनको आप समझ सकते हो कि असिस्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं. और आपको बिल्कुल याद रखना है कैबिनेट मिनिस्टर इसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है. न्यूज में भी आप देखते होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमें दे रखा है, जिसके हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सारी अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, यूज करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है. हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चलती है, और यहाँ डेमोक्रेसी में ये है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो नॉमिनल हेड होंगे. भाई क्यों नॉमिनल होंगे? नॉमिनल इसलिए होंगे क्योंकि वो सारी चीजें एडवाइस में करते हैं. जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं वही हमारे प्रेसिडेंट करते हैं. नाउ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी जो रियल करता धरता होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं. अब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करता है. तो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर देंगे. जब आप इलेक्शन में वोट देते हो, जब आप 18+ होते हो, तो उस टाइम जिस पार्टी को आप मेजोरिटी से जिताते हो वो लोकसभा में जाती है, वहाँ मीटिंग होती है और मीटिंग में डिसाइड होता है कि सबसे पॉपुलर चेहरा कौन रहा है पूरे चुनाव के अंदर, और फिर उस इंसान को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया जाता है. तो ऐसे करके फिर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे डिस्क्रिशनरी पावर भी यूज करते हैं. डिस्क्रिशनरी पावर क्या है ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम प्रेसिडेंट पे एक वीडियो लेके आएंगे. तो ये तब होता है, बस अभी के लिए आप यही समझिए कि डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट तब यूज करते हैं जब कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी लेके हाउस में नहीं गई रहती, मतलब कोई भी सिंगल पार्टी को आपने मेजोरिटी ऑफ वोट से जिताया नहीं होता है. और इस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, किसी भी पर्सन को, मतलब जितने भी कोई एमपी आता है कहता है कि नहीं मेरे पास पूरा सपोर्ट है, कई सारी छोटी बड़ी पार्टियां मेरे साथ हैं, तो कहने के बाद अगर वो मेजोरिटी प्रूव कर देता है तब उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट एक पावर को यूज करेंगे जिसका नाम है डिस्क्रिशनरी पावर, और उस इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा. फिर उनको शपथ दिलाएंगे प्राइम मिनिस्टर, वो फुल फेज प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे. आई होप अभी तक आपको सारी चीजें समझ आई होंगी. अब हम देखेंगे टर्म ऑफ ऑफिस. हर चीज का एक समय होता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे इंसान हो. वैसे हमारे प्रधानमंत्री का भी एक लाइफ साइकिल होता है, एक टेन्योर होता है. उनका टेन्योर होता है 5 साल का, यानी कि कोई भी प्रधानमंत्री रहता है केवल 5 ईयर्स के लिए. कभी कभार रेयर कंडीशंस में जैसे इमरजेंसी वगैरह लगी हो तो 1 साल के लिए भले ही एक्सटेंड हो जाएगा उनका टेन्योर, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे तो 5 साल का ही टेन्योर रहता है. और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो प्रधानमंत्री को स्पेशल कंडीशंस में डिसमिस भी कर सकते हैं. वो कंडीशन तब होती है जब हमारे ऑपोजिशन पार्टीज आती हैं और कहती हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार चल रही है, इनके साथ मेजोरिटी नहीं रह गई है अब. तो उस टाइम में अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो जो सरकार रन कर रही है उसको रिजाइन करना पड़ता है, उसको वहाँ से हटना पड़ता है. एक कंडीशन बहुत रेयर होती है, लेकिन आप हिस्ट्री अगर देखें तो उसमें ऐसी कई बार हुई है, कई बार सरकारें गई हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से. होप अभी तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी. मूविंग टू, अब हम डिस्कस करेंगे पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जिसे भी आप इलेक्शन में जिता के भेजते हैं मेजोरिटी के साथ, उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर. अब हम देखेंगे पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या पावर्स हैं प्रेसिडेंट के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के साथ इनके क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं. सबसे पहली चीज़ ये प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं, सबसे पहली एडवाइस देते हैं ये प्रेसिडेंट को. और उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो चूज करते हैं कि किसको कौन सा पद, किसको कौन सी पोर्टफोलियो देनी है, और ये सारे नाम वो बताते हैं प्रेसिडेंट को, जिसके अकॉर्डिंग हमारे प्रेसिडेंट किसी को भी कोई भी पोर्टफोलियो देते हैं. ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी कोई भी पोर्टफोलियो दे देंगे. अगर जब तक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं नाम दिए हैं तब तक प्रेसिडेंट किसी को भी कोई पोर्टफोलियो नहीं दे सकते हैं. और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लिंक का काम करते हैं, मतलब मीडिएटर बने रहते हैं ये प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच. जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी हमारा जो संविधान है वो कहता है कि ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की कि वो सारे मैटर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो उनके ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें, सारी बातें वो जाके प्रेसिडेंट को बताएं. यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको एडवाइस करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि जितने भी अटॉर्नी जनरल हैं, यानी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं भाई. अटॉर्नी जनरल बहुत बड़ी
पोजीशन होती है। तो अटॉर्नी जनरल के जो चेयरमैन होंगे, जो हेड होंगे, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे, जिनको हम कैग के नाम से जानते हैं, और जितने भी चेयरमैन और मेंबर्स हैं यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन के, हालांकि इनको अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ही, लेकिन एडवाइस मतलब किसको क्या बनना है, किसको बनाना है, चेयरमैन बनाना है यूपीएससी का, इलेक्शन कमीशन का, ये सारे एडवाइस हमारे प्राइम मिनिस्टर देते हैं। और जो तीसरा हमारा फैक्टर रहा, इसमें ये बात आती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेने के लिए प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते हैं, और इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ती है, सारी इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती हैं प्रेसिडेंट को कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के पावर को इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैबिनेट। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे पहले बताया, वो हेड होते हैं पूरे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। वो रेकमेंड करते हैं कि किसको कौन सी पोर्टफोलियो देनी चाहिए और किसको कौन सी पोर्टफोलियो नहीं मिलनी चाहिए। जो वो नाम देंगे उसी नाम पे प्रेसिडेंट मुहर लगाएंगे और उन्हीं लोगों को अपॉइंट होगी वो सारी पोर्टफोलियोज। और इसमें एक और बात बताई जा रही है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार किसी एक इंसान को पोर्टफोलियो दे दिया तो वो बदलेगा नहीं। वो पोर्टफोलियोज वो जब चाहें तब ले सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, और इस पर किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जितनी भी पॉलिसी डिसीजंस होती हैं, जो भी बनता है उसमें प्राइम मिनिस्टर का एक विशेष तौर पे योगदान होता है। वो कभी भी किसी भी मिनिस्टर को कह सकते हैं कि तुम अपनी पोजीशन से रिजाइन करो, अगर उन दोनों लोग का मतभेद हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, अगर दोनों लोग अलग अलग बातें लेके आ रहे हैं सामने, तो इस केस में अगर दोनों लोग का ओपिनियन अलग है तो प्राइम मिनिस्टर बिना भी किसी झिकझिक झंझट के कह सकते हैं कि तुम रिजाइन करो और तुम इस पोर्टफोलियो को छोड़ दो। और जो रेजिग्नेशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मतलब पूरी की पूरी मिनिस्ट्री का रेजिग्नेशन। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर की पावर पार्लियामेंट के अंदर कैसे होती है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कई बार रिपीट कर दिया, फिर से कर देती हूँ, ये लीडर होते हैं पूरे के पूरे हाउस के। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, हमारा लोकसभा के लीडर होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और ये चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं। अगर कोई भी ऐसा मैटर आया जहाँ बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रही है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं किसी भी पॉलिसी को लेकर, जैसे कि नोटबंदी जब हुई थी, उस टाइम जो अपोजिशन है उसने बहुत ही अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट किया था, हर जगह बहुत गहमा गहमी थी। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो आए थे और उन्होंने सारी चीज़ों को बाकायदा नॉर्मल किया, और इसी के कारण हम लोग आज नई नई नोटों को लेकर घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल भी लीडर की तरह एक्ट करते हैं इनसाइड द पार्लियामेंट। सारी चीज़ों को नॉर्मल करने का कार्य इन्हीं का होता है अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं तो। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर को एज द लीडर ऑफ द नेशन। हालांकि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको फर्स्ट सिटीजन यानी पहला नागरिक माना जाता है, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो रियल करता धरता होते हैं। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। ये सारी डिस्कशन करने की चीज़ नहीं है अब इस चैप्टर में, तो जब हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर तो इसमें जरूर डिस्कशन करेंगे इन सारी चीज़ों का। अब आप समझ सकते हो ये वाला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक ऑन द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्यों है? क्योंकि आप सोचिए किसी भी इंसान के पास जब इतनी पावर्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो डिक्टेटरशिप करने की सोचेगा, और जैसे नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग उन कर रहे हैं वैसे ही। लेकिन जो हमारे संविधान के लेखक थे, जिन्होंने हमारे संविधान पे दिन रात एक करके उसे बनाया 2 साल लेके, तो उन लोगों का ये था कि बहुत दूर की दृष्टि थी उनकी, बहुत सोच समझ के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ बना हुआ है। तो उसमें इन लोगों ने कई सारे इफेक्टिव टूल्स बनाए, जैसे क्वेश्चन आवर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह वगैरह। इस पर हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो जो हमारे पार्लियामेंट है उनके पास इतने सारे टूल्स हैं कि वो किसी को डिक्टेटर बनने ही नहीं देगी, खासकर हमारी ऑपोजिशन। वो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेते आई और प्रूव हो गया कि हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी नहीं है, तब तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा और फिर से फ्रेश इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कितने ग्रेट थे, कितने सोच समझ के उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रूप आरेख दिया। इसमें हम डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहले आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, दूसरे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड देन डेप्यूटी मिनिस्टर। जो हमारा आर्टिकल 75(1) है वो कहता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन जो और सारे मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के उन सबको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जिसको एडवाइस करेंगे कि ये पोर्टफोलियो उनको मिलना चाहिए, हमारे प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करेंगे। आई होप पहला पॉइंट आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे ऐसा है कि जितने भी लोगों को आप चुन के एमपी बना के भेजते हो वही मिनिस्टर्स बनते हैं, लेकिन कभी कभार जो नॉन मेंबर है, जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, वो भी मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, उसको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। अगर उस 6 मंथ में वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा तो उसे मिनिस्टर बना दिया जाएगा। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो उसी समय उसकी विदाई हो जाती है वहां से, यानी कि वो पोस्ट से हाथ धो बैठता है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसने मेंशन नहीं किया है कि कितने नंबर होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नंबर पे कोई भी पाबंदी नहीं है। मतलब उसने कुछ भी नहीं लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें उसमें नहीं लिखी हुई है। हाउएवर एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट हुआ था, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको किया गया था।
इसने ये बोला कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 15% होनी चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। टोटल स्ट्रेंथ हमारी लोकसभा की होती है 545 है, ऐसे टोटल देखा जाए तो 552 है, तो उसका 15% हमारा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की साइज। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी कोई भी बातें नहीं लिखता है, और ना ही ये जो डिवाइड हुए हैं मिनिस्टर्स की कैटेगरी, कैबिनेट, स्टेट या डेप्यूटी, ऐसी कोई भी डिवाइड नहीं किया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये बाद में सारी चीज़ें समय और परिस्थिति को देखते हुए बदलती गई। जो कैबिनेट होता है वो छोटा होता है, उसमें बहुत ही कम मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, क्योंकि इसमें जितने भी सीनियर लीडर्स होते हैं पार्टी के वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, और इनको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, इनको इंपॉर्टेंट पद दिए गए रहते हैं। जैसे इसमें पोर्टफोलियोज के नाम दिए हुए, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस है, फाइनेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रेलवेज है। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सीनियर मोस्ट लीडर्स ही होल्ड करते हैं। आप अगर खोल के देखेंगे मिनिस्टर्स इनके कौन कौन है, तो आपको अधिकतर देखेंगे कि सारे के सारे सीनियर ही हैं, और यही सीनियर लोग डिसाइड करते हैं पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, क्योंकि सीनियर हैं तो इनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। अब जो हमारा पॉइंट है इसमें यह है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो तो रैंक 1 होते हैं, जो कैटेगरी डिवाइड की गई है। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इनको दूसरी कैटेगरी में रखा गया है, और ये इंडिपेंडेंट चार्ज होल्ड भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, यानी इनको इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, और इनको कभी कभार बुलाया जाता है कैबिनेट मीटिंग्स में। अगर मान लीजिए इनके डिपार्टमेंट की बात चल रही है तो इनको बुलाया जाएगा। जैसे हर एक स्टेट का एक रेलवे मिनिस्टर होता है और कैबिनेट में भी एक रेलवे मिनिस्टर होते हैं, तो अगर रेलवे पर डिस्कशन चल रहा है तो रेलवे मिनिस्टर को, जो स्टेट के रेलवे मिनिस्टर हैं, उनको बुलाया जाएगा, और अगर नहीं चल रहा है तो नहीं बुलाया जाएगा। अगर कंसर्न मिनिस्ट्री है तो ही बुलाया जाएगा उस इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट मिनिस्टर को। अब हमारी तीसरी कैटेगरी के जो मिनिस्टर्स होते हैं ये डेप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। ये इनका बस काम होता है कि असिस्ट करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मतलब हेल्प करेंगे, और ये तीसरी कैटेगरी में आते हैं। ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं और इनको सीनियर के अंडर रखा जाता है, जिनको इन्हें असिस्ट करना है, जिनको इनकी हेल्प करनी है। और अगर कोई भी पॉलिसी का मुद्दा चल रहा है तो जो सीनियर मोस्ट लीडर्स होते हैं वही आते हैं, इन लोगों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अब जो हमारा पॉइंट है वो है कि मिनिस्टर्स जो हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको किसी भी हाउस से ले लिया जा सकता है, चाहे लोकसभा से ले लिया जाए, चाहे राज्यसभा से ले लिया जाए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं। वो मीटिंग्स में तो पार्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर वो लोकसभा के हैं तो राज्यसभा के वोट में अपना हिस्सा नहीं देंगे। जैसे कि अगर कोई वोट वाला सब्जेक्ट आ गया जहाँ पे वोट देना पड़े कि कौन सा मैटर, जैसे मान लीजिए कि है कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको 50 कर देना चाहिए, तो इसमें कितने लोग की सहमति और कितने लोग की असहमति है, इन सारी चीज़ों के लिए एक वोट होगा कि जितने लोग के ज़्यादा फेवर आएंगे, जो ज़्यादा मेजॉरिटी में होगा वही जीतेगा। तो अगर ऐसा होता है तो जो लोकसभा का मिनिस्टर है वो केवल लोकसभा में वोट करेगा, और जो राज्यसभा का मिनिस्टर है वो केवल राज्यसभा में वोट करेगा। यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो जो हमारा आर्टिकल है 75(3) जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसमें ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जो हमारे लोकसभा है उससे। कोई भी मैटर होता है, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो वो जवाबदेही रखेंगे लोकसभा के प्रति। अगर उनसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा बाय द मेंबर्स ऑफ अपोजिशन या किसी मिनिस्टर ने पूछा तो उनको उसका आंसर करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर जो गवर्नमेंट रन कर रही है वो कॉन्फिडेंस हार जाते हैं, मतलब अगर अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया तो उनकी पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो जाएगी और सबको रिजाइन करना पड़ेगा, और वहीं से फ्रेश इलेक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी है वो साथ भी खड़ी होगी, गिरेगी भी साथ ही में। चलना भी साथ है, गिरना भी साथ है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है, और इसी को कहते हैं रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि जो भी मैटर्स हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट से। जितने भी मिनिस्टर्स हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स लोकसभा, लेकिन अगर प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये सारे जो भी मिनिस्टर्स हैं वो राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने मुद्दे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंडिविजुअली लेके चलते हैं। वही लोकसभा में कलेक्टिव होकर एक साथ होकर सब लोग अपनी पॉलिसीज को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं। और अगर कॉन्फिडेंस लूज हो गया हाउस के अंदर तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पूरी पार्टी को रिजाइन करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेबल है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कैबिनेट में। तो हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डिवाइडेड 3 कैटेगरी में, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। वही जो कैबिनेट मिनिस्टर में खुद पार्ट होते हैं। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट बिल्कुल समझ आया हो। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो तीनों डिवाइड होते हैं, और इन डिवाइड का ही तो एक हिस्सा है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, तो वही चीज़ यहाँ कही जा रही है। दूसरी चीज़ है कि इट डज नॉट मीट एज अ बॉडी, इनका कोई भी कलेक्टिव फंक्शन नहीं होता है, जो भी डिसीजन इंपॉर्टेंट लेना होता है वो हमारा कैबिनेट लेती है। तीसरी चीज़ ये है कि भले इनको लिखा गया, इनके बहुत सारे पावर्स होते हैं, लेकिन जो मेन पावर एक्सरसाइज करती है वो होती है हमारी कैबिनेट, और जो भी इनका फंक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, इनको डिसाइड करेगी हमारी कैबिनेट, और जो भी पॉलिसी मेकिंग वगैरह का काम है वो लेती है सारे डिसीजंस हमारी कैबिनेट, और इनके सारे काम पे भी निगरानी रखती है हमारी कैबिनेट। तो जो हमारे
कैबिनेट है वो ज़्यादा स्ट्रांग है और जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी स्ट्रांग है, लेकिन इनको रेगुलेट करने का काम करती है हमारी कैबिनेट। और जो हमारी कैबिनेट डिसीजन लेती है उसको इंप्लीमेंट करने का काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। और यहाँ डिफरेंस में ये आ जाएगी कि सारे डिसीजन को लेती है कैबिनेट। ये चीज़ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नाम था हमारे आर्टिकल 74 एंड 75 में। बस इनके साइज़ के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि समय और हालात को देखते हुए सारी चीज़ें बदलनी पड़ी और 15% हो गया टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा से इनका साइज़ तय कर दिया गया। और जो ये है हमारे कैबिनेट, इनको मेंशन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हालांकि बाद में जाके अमेंडमेंट जो हुआ 44th 1978 ईयर में वहाँ पे इनको ऐड कर दिया गया। फिर भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें कैबिनेट के लिए कहा गया है कि इट इज़ द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 75 एंड डज नॉट डिस्क्राइब इट्स पावर्स एंड फंक्शंस। बाद में इनको ऐड तो कर दिया गया, लेकिन इनके पावर एंड फंक्शन को उसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया। किसमें? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो हमारा लोअर हाउस है, जो हमारे लोअर हाउस के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो हमारे कैबिनेट है वो इन्फोर्स करता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं जो लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसमें 60 से 70 मिनिस्टर्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारा कैबिनेट होता है भले पावरफुल होता है, लेकिन बहुत ही कम मिनिस्टर्स होते हैं इसमें। आई होप कि आपको अभी तक की सारी चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, फिर भी अगर आप अच्छे से समझोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। See you all in the next video. Before that, do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.